प्रश्न है कि न्यायिक पुनर्विलोकन से आप क्या समझते हैं। संविधान पूर्व विधियां तथा संविधान उत्तर विधियों पर अनुच्छेद 13 का क्या प्रभाव है। यहाँ पर न्यायिक पुनर्विलोकन शब्द को और अनुच्छेद 13(3) में अनुच्छेद 13 में न्यायिक पुनर्विलोकन शब्द को परिभाषित किया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन शब्द यह अनुच्छेद 13 के मूल अधिकार जैसे बताए हैं कि समाहित है। यह मूल अधिकार का सुरक्षा कवच है। इसके द्वारा न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाया गया है। इसके तहत न्यायालय ऐसे किसी भी विधि को शून्य घोषित कर सकता है जो हमारे मूल अधिकारों से का उल्टा है या उससे असंगत है। तो न्यायालय की यह शक्ति है, यह शक्ति न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहलाती है। यह किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकती है जो हमारे मूल अधिकारों के विपरीत है। न्यायिक पुनर्विलोकन की जो शक्ति दी गई है, ये जो शक्ति हमारे संविधान में दो न्यायालयों को प्राप्त है। एक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को। उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 में दिया गया है और उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 में उसको प्रदान किया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन का अगर उत्पत्ति देखें तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जॉन मार्शल ने मारवाड़ी बनाम मेडिसिन के केस में न्यायिक पुनर्विलोकन का जो सिद्धांत है उसको प्रतिपादित किया। एक विशास्त्री थे प्रोफेसर कार्विन के अनुसार न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति न्यायालयों की वह शक्ति है जिसके अंतर्गत वह विधानमंडलों द्वारा पारित अधिनियम की संवैधानिकता की जांच करते हैं। एक केस है एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ AIR 1997 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के अधीन जो न्यायिक पुनर्विलोकन की यह शक्ति दी गई है, यह शक्ति संविधान का आधारभूत ढांचा है। इसे संविधान संशोधन द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता है। अगला चलता है फर्टिलाइजर कारपोरेशन कामगार संघ बनाम भारत संघ AIR 1981 सुप्रीम कोर्ट। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, इसमें कहा गया कि अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता संविधान का आधारभूत ढांचा है। इसे संसद 368 के द्वारा नष्ट नहीं कर सकता। अनुच्छेद 13(1) जो अब आते हैं, आर्टिकल 13(1) में क्या कहा गया है कि इसमें संविधान लागू होने के पूर्व जो विधि लागू है, जो कानून लागू है, वह संविधान के लागू होने के ठीक पश्चात जो संविधान के हमारे फंडामेंटल राइट का जो उल्लंघन करता हो वह क्या होगा, वह आच्छादित हो जाएगा। इसे आच्छादन का सिद्धांत या ग्रहण का सिद्धांत कहते हैं। तो अनुच्छेद 13(1) में आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत लागू है कि संविधान के ठीक पूर्व जो विधियां संविधान लागू होने के बाद हमारे मूल अधिकार का उल्लंघन करता है तो उस पर एक ग्रहण लग जाता है। इसमें केस आया है भीखाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य AIR 1955 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में भीखाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य के ही केस में आच्छादन का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। अनुच्छेद 13(1) में आच्छादन का सिद्धांत समाहित किया गया है। आच्छादन का सिद्धांत यह संविधान के पूर्व या संविधान पश्चात दोनों प्रकार की विधियों पर लागू होता है। अगर वो कमी को दूर कर लिया जाए तो वह विधि पुनः लागू हो जाएगा। अनुच्छेद 13(2) में क्या कहा गया है
संविधान के लागू होने के पश्चात राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा, हाँ, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाली विधियां हैं उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होंगी, वरन उसका केवल वह अंश शून्य होगा जो हमारे मूल अधिकारों से क्या है, उल्टा है, जो हमारे मूल अधिकारों से असंगत है। और इसमें यह कहा गया अगर पूरा भाग, अगर उस अधिनियम का पूरा भाग मूल अधिकारों के उल्लंघन करता है तो वह पूरा अधिनियम क्या होगा, शून्य होगा। अर्थात अधिनियम को वैध तथा अवैध भाग में पृथक कर अवैध भाग को शून्य घोषित किया जाएगा, परंतु यदि वैध भाग अवैध भाग से इस प्रकार से अटैच है कि अवैध भाग पृथक करने पर अधिनियम का हमारा मूल उद्देश्य ही विफल हो जाएगा, तब न्यायालय को शक्ति है कि वह पूरे अधिनियम को क्या कर सकता है, अवैध घोषित कर दिया जाएगा। केस है ए के गोपालन वर्सेस मद्रास राज्य। इस वाद में क्या कहा गया था, इस वाद में निवारक निरोध अधिनियम एक 1950 की धारा 14 को चुनौती दी गई थी। इस धारा के द्वारा किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की विधिमान्यता की जांच करने की न्यायालय की शक्ति को ले ली गई थी, जिससे न्यायालय ने धारा 14 को असंवैधानिक घोषित कर दिया। फिर एक केस आता है किहोतो होलो हान वर्सेस जाचिलू का केस आता है। किहोतो होलो हान वर्सेस जाचिलू के केस में क्या कहा गया, इसमें दल बदल अधिनियम के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। उसके 10वीं अनुसूची के पैरा 7 को न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया और पूरे अधिनियम को क्या ठहरा दिया गया, विधिमान्य। 7वीं अनुसूची उसकी जो 7वां पैरा था वो असंवैधानिक घोषित किया गया और पूरे अधिनियम को क्या कर दिया गया, विधिमान्य। फिर आता 13(3) में विधि शब्द को परिभाषित किया गया। विधि शब्द में 8 शब्दों को समाहित किया गया, अध्यादेश, आदेश, नियम, विनियम, उपनियम, अधिसूचना, रूढ़ि और प्रथा। ये इंपॉर्टेंट है। अगला चलता है 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा 13 खंड 4 जोड़ा गया, जिसमें यह कहा गया कि संविधान संशोधन विधि को अनुच्छेद 13(3) का विधि शब्द से बाहर कर दिया गया। न्यायालय को यह शक्ति दे दी गई वह संविधान के किसी विभाग में संशोधन कर सकता है। यह जो 24वां संविधान संशोधन जोड़ा गया गोलकनाथ के मामले से उत्पन्न कठिनाई को दूर करने के संविधान में 24वां संशोधन हुआ है। और 24वें संशोधन केशवानंद भारती